2010 CIA के 2 एजेंट अल कुवैती नाम के आदमी का पीछा करते हुए इस्लामाबाद से दूर एबटाबाद के एक पहाड़ी गांव तक पहुंच गए थे। शायद आज इनकी 10 सालों से चल रही नाकामयाब खोज एक नए मोड़ पे पहुंचने वाली थी। अचानक अल कुवैती एक बड़े से घर के मेन गेट के सामने रुक जाता है। गेट खुलता है और यह घर के अंदर घुस जाता है। इस घर को देखकर CIA एजेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह घर आसपास के घरों से करीब 8 गुना बड़ा था और इनके चारों तरफ 18 फीट ऊंची दीवार थी, जिस पर नुकीली ताराबंदी भी की गई थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह 3rd फ्लोर की बालकनी 7 फीट ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। एजेंट्स को महसूस हुआ कि ये इंतजाम किसी खास को महफूज रखने के लिए हो सकते हैं, इसलिए वो इस घर पे कुछ दिन पैनी नजर टिका लेते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें पता चला कि घर में कोई टेलीफोन या इंटरनेट सर्विस ही नहीं है और ना ही घर के लोग कचरा फेंकने बाहर निकलते हैं, बल्कि अंदर ही जला देते हैं। और तो और अल कुवैती के अलावा ना कोई अंदर जाता है और ना ही कोई बाहर आता है। बस कभी कभी एक लंबा सा दाढ़ी वाला आदमी घर में तेज तेज चक्कर लगाता दिखाई देता है। काफी सर्विलेंस और जोर घटाव करने के बाद एजेंट CIA हेडक्वार्टर्स को एक रिपोर्ट भेजते हैं और उसमें लिखा होता है, हमने लादेन को ढूंढ लिया है। एबटाबाद से मिली रिपोर्ट पढ़ के CIA हेडक्वार्टर्स में मानो खलबली मच गई और रिपोर्ट पढ़ते ही उस समय के CIA चीफ भागते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के पास चले गए। सारी रिपोर्ट सुनने के बाद ओबामा में भी एक जोश भर गया और वह CIA चीफ से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, लादेन को मौत के घाट उतारने के हमारे पास क्या ऑप्शन है? जिस पर CIA चीफ ने जवाब देते हुए बताया, एक तो एयर स्ट्राइक और दूसरा कमांडो रेड। ओबामा उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ कई सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल भी मौजूद थे। मीटिंग में एयर स्ट्राइक वाले ऑप्शन को खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसमें लादेन के मरने के पक्के सबूत नहीं मिल पाते और हो सकता था वह किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुप जाता। अब बस एक ही ऑप्शन बचा था, कमांडो रेड। लेकिन यह भी मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने जितना मुश्किल रह रहा था। दरअसल पाकिस्तानी टेरिटरी में अपने सोल्जर को भेजना एक एक्ट ऑफ वॉर है, जिसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी उस सोल्जर पे अटैक करके दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह रेड कमांडोज को मौत के कुएं में भेजने से कम नहीं था और लादेन को मारना तो दूर, उसके हाथ अपने ही कमांडोज के खून से रंग जाएंगे। तभी ओबामा इस कमरे की चुप्पी भंग करते हुए कहते हैं, जेंटलमैन, हमें यह रिस्क लेना ही होगा और हमारे कमांडोज को इतना बैकअप दो कि जरूरत पड़े तो हम पाकिस्तानी आर्मी से भी लोहा लेने को तैयार हों, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे अपने कमांडोज सही सलामत वापस चाहिए। इसी पल से अमेरिका अपने इतिहास के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है और लादेन की उल्टी गिनती भी। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया। इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी नेवी की सील टीम 6 के 24 बेस्ट कमांडोज को सिलेक्ट किया जाता है। यह टीम उस सोते हुए सुपर हीरो के समान था, जिसे दुनिया के अंत होने से कुछ समय पहले नींद से उठाया जाता है, क्योंकि यह US के लिए सबसे सीक्रेट और रिस्की काम करते हैं, जैसे कि हॉस्टेज रेस्क्यू, स्पेशल स्पाइयर्स और US के सबसे खतरनाक दुश्मनों को जहन्नुम की सैर करवाना। कमांडोज को सिलेक्ट करने के बाद CIA की इंटेलिजेंस के बेसिस पर अमेरिका में लादेन के घर जैसे हूबहू एक मॉडल तैयार किया जाता है। उस पर रेड की प्रिपरेशन की तैयारी की जाती है। कुछ दिनों तक ऑपरेशन की सारी बारीकियों पर काम करने के बाद यह कमांडोज अमेरिका का सबसे बड़ा बदला लेने अफगानिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 मई 2011 रात के करीब 10 बजे अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस में 24 नेवी सील्स की मिशन ब्रीफिंग शुरू कर दी जाती है। मिशन जो अमेरिका के कई घर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को नरक के दरवाजे दिखा देगा। ब्रीफिंग खत्म होते ही ये नेवी सील्स दुनिया के कुछ सबसे एडवांस वेपन्स उठाकर अपने कॉम्बैट गियर पहनकर सामने खड़े 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में एक एक कर घुस जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर इस मिशन के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए थे, ताकि पाकिस्तान का कोई भी रडार उन्हें सपने में भी डिटेक्ट ना कर पाए। रात के 11 बजे बगरम एयरबेस से दोनों हेलीकॉप्टर एबटाबाद यानी कि पाकिस्तान के लिए उड़ान भर लेते हैं। करीब 1 घंटे बाद
रात के 12 बजे कमांडोज अब पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस गए थे और एबटाबाद से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर थे। वैसे तो ये कमांडोज दुनिया के सबसे बेहतरीन है, लेकिन जैसे जैसे वह लादेन के करीब जा रहे थे उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी और उन्हें अपने परिवार के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगते हैं। तभी टीम कमांडर जोर से बोलता है, कमांडोज अपने भाई बहनों की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार हो। इसके बाद इनका पूरा हेलीकॉप्टर इनके वार क्राई से जोश से भर जाता है। रात के 12:30 बजे आगे चल रहे हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को जमीन के काफी करीब ले जाता है और रेडियो पर बोलता है, हम टारगेट के ऊपर मंडरा रहे हैं। कमांडोज हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल रस्सी से नीचे उतरने के लिए तैयार थे। अगर सब कुछ सही से होता तो वो नीचे उतर चुके होते, लेकिन सब कुछ सही नहीं होता है। अचानक हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगता है, सायरन बजने लगता है और फिर एक जोर का झटका लगने के साथ हेलीकॉप्टर जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे कमांडो ये सारा दृश्य थोड़ी दूर से देख पा रहे थे। हेलीकॉप्टर गिरने की आवाज इतनी जोर से थी कि उन्हें लगा पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया है, लेकिन एक भी कमांडो को चोट नहीं आई और वो हेलीकॉप्टर से एक एक कर बाहर निकलने लगते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर घर के बाहर उतरता है और कमांडो रस्सी की मदद से 18 फीट ऊंची दीवार चढ़ के अंदर घुस जाते हैं। 12:35 कमांडोज डेटोनेटर की मदद से फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा उड़ाते हैं और इस घुप अंधेरी में अंदर घुस जाते हैं। वह पूरा फ्लोर सर्च करने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से एक गोली चलने की आवाज आती है और इधर एक कमांडो के हाथ से गोली रगड़ के निकल जाती है। दूसरी गोली लगती इससे पहले कमांडोज मुंह घुमाते हैं और सामने खड़े अल कुवैती को भून कर रख देते हैं। इस फायर फाइट में अल कुवैती का भाई और उसकी वाइफ को भी गोलियां लगती है, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से कोई भी लादेन नहीं था। 12:37 फर्स्ट फ्लोर क्लियर ऐसा बोल के कमांडो सेकेंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं और अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो चुका था। सेकेंड फ्लोर में अब तक पता नहीं कितने लोग और किन हथियारों के साथ चौकन्ना हो चुके होंगे। जैसे जैसे कमांडो सीढ़ियां चढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी जान खतरे के करीब पहुंच रही थी। सेकेंड फ्लोर पर कदम रखते ही सबसे आगे चल रहे कमांडोज के सामने AK-47 पकड़े हुए गुस्से से लाल मुंह किए हुए लादेन का बेटा खड़ा था। मानो वो कह रहा था कि लादेन तक पहुंचने से पहले मेरी छाती पे से गुजरना पड़ेगा और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये कमांडोज जो उसकी इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और गोली चला देते हैं। 12:39 कमांडोज थर्ड फ्लोर कहे तो लादेन की कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके दिमाग में एक डर था, कितना सुर सुन लादेन भाग गया होगा, क्योंकि लादेन हमेशा अमेरिका से एक कदम आगे ही रहा है। कमांडो थर्ड फ्लोर पर पहुंचते हैं और 10 साल की मेहनत का नतीजा वैसा बिल्कुल नहीं होता है जैसा उन्होंने प्लान किया था। लादेन तो बिना किसी हथियार के अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो कोई हरकत करता उससे पहले ही यह कमांडोज गोली चला देते हैं। गोली लादेन के कंधे पर लगती है और वह कमरे के अंदर गिर जाता है। कमांडोज बिजली से फुर्ती दिखाते हुए कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन लादेन जिसने दुनिया को दर्द दिया आज उसे छुपने की भी जगह नहीं मिल रही थी। वो वहाँ मौजूद उसकी बहुत सारी पत्नियों में से एक के पीछे छुप जाता है। कमांडोज के सिर पे आज मौत सवार थी। वो कुछ नहीं सोचते और उस औरत के घुटने पे गोली मारते हैं और वो औरत तुरंत नीचे गिर जाती है। लादेन कोई रिएक्शन करता उससे पहले ही एक कमांडो उसके माथे में और फिर उसकी छाती पे गोली मार वहीं उसको मौत के घाट उतार देता है। हजारों परिवारों को खून के आंसू रुलाने वाले पलक झपकते ही आटे की बोरी की तरह जमीन पर गिर जाता है। कमांडोज बिना कोई समय बर्बाद किए लादेन की फोटोग्राफ खींचते हैं और CIA ऑपरेशन सेंटर में भेज देते हैं। वहां से फेशियल कन्फर्मेशन मिलते ही कमांडोज के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान छा जाती है। 12:55 कमांडो लादेन की डेड बॉडी को ग्राउंड फ्लोर पर ही ले आते हैं और लादेन का घर जो दुनिया भर की आतंकी इंफॉर्मेशन का कुआं था उसमें से कामकाज के CD और हार्ड डिस्क बटोरने लगते हैं। 1:05 इस समय तक कमांडोज लादेन की डेड बॉडी के साथ सारी इंफॉर्मेशन भी पैक कर ली थी और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के अफगानिस्तान के लिए निकल जाते हैं। लादेन के मरने के बाद भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया था, इसलिए बाकी कमांडोज के बाहर निकलने का इंतजार अभी नहीं हुआ था और समय कम था, क्योंकि अब तक लोगों की भीड़ घर के बाहर
लगनी शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी किसी भी वक्त आने वाली थी। 1:08 3 मिनट के इंतजार के बाद आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी और कमांडोज ऊपर देखते हैं तो चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं, जो मानो उस वक्त कमांडोज के लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। कमांडोज तुरंत चिनूक में बैठने लगते हैं और निकलने से पहले एक बहुत जरूरी काम निपटाते हैं। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, ताकि पाकिस्तानी उसमें यूज्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश भी ना कर पाए। अब कमांडोज हेलीकॉप्टर के अंदर जरूर बैठे थे, लेकिन जो आज़ादी उन्हें महसूस हो रही थी उसका हिसाब कहीं दर्ज नहीं किया जा सकता था। लादेन को मारने से पहले कमांडोज के मन में जो आक्रोश था वह अब खुशी के आंसू बनकर फूटने लगा, और इस वक्त यह खबर व्हाइट हाउस में पहुंच गई थी। आखिर 10 साल की तपस्या के बाद अमेरिका आज अपने मासूम लोगों को इंसाफ दिला पाई थी। 2:53 कमांडोज अब बगरम एयरबेस अफगानिस्तान पहुंच गए थे और वहां सबसे पहले लादेन की डीएनए सैंपल लेके CIA को भेजे जाते हैं। CIA डीएनए सैंपल की रिपोर्ट ओबामा को दिखाते हैं और वह अब 100% कॉन्फर्म हो गए थे कि लादेन मर चुका है। सुबह के 8:35 प्रेसिडेंट ओबामा ऑफिशियली रूप से पूरी दुनिया को यह खुशखबरी देते हैं कि मासूमों के हत्यारा अमेरिका के बड़े दुश्मन लादेन को उसके पापों की सजा दे दी गई है। Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुली खत्म हो गया था, लेकिन लादेन की डेड बॉडी का क्या किया जाए। अब यह समस्या उठ रही थी कि कोई भी देश दुनिया के सामने अपनी इमेज एक टेररिस्ट कंट्री के रूप में नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए लादेन की डेड बॉडी स्वीकार करने से सबने मना कर दिया। काफी सोच विचार करने के बाद यूएस ने डिसाइड किया कि लादेन को पूरी इस्लामिक रिचुअल के साथ दिप्स ब्यूरिल मिलेगा और 24 घंटे के अंदर एक सफेद चादर में लपेटकर लादेन की बॉडी इंटरनेशनल वाटर्स में छोड़ दी जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।